बेटा वेव ऑप्टिक्स की जो एक्सरसाइज 2 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिएगा। बोल रहा है इन YDSC द स्लिट्स आर 2 mm पार्ट, मतलब स्मॉल डी जो है अपन को दे रखा है 2 mm, इल्यूमिनेटेड बाय फोटोन्स ऑफ 2 वेवलेंथ। वेवलेंथ नंबर 1 दे रखी है आपको 12,000 एंगस्ट्रॉम और वेवलेंथ नंबर 2 दे रखी है आपको 10,000 एंगस्ट्रॉम। At what minimum distance from the common central fringe, bright fringe on the screen 2 मीटर away, तो कैपिटल डी यहाँ 2 मीटर हो गया, from the slits will a bright fringe from one interference pattern coincide with bright fringe of another interference pattern। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने का तरीका क्या था बेटा, हम अजम्पशन लेते थे कि पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज lambda 1 will coincide with position of mth bright fringe wavelength 2। अच्छा, तो बेटा पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस का फॉर्मूला क्या था, वो था n लैम्बडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो यहाँ लैम्बडा 1 आ जाएगा, सिमिलरली यहाँ m लैम्बडा 2 कैपिटल डी बाई स्मॉल डी आ जाएगा। तो यहाँ n और m दोनों इंटीजर होने चाहिए, लेकिन दोनों हाल फिलहाल अभी अननोन है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँगा तो n बाई m जो मेरा आएगा वो आ जाएगा बेटा लैम्बडा 2 बाई लैम्बडा 1। लैम्बडा 2 है 10,000 एंगस्ट्रॉम और लैम्बडा 1 है 12,000 एंगस्ट्रॉम। सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 5/6। इसका मतलब लैम्बडा 1 का 5th ब्राइट लैम्बडा 2 के 6th ब्राइट से कॉन्साइड करेगा। और हमें क्योंकि पोजीशन पूछी है तो हम किसी भी एक से पोजीशन निकाल सकते हैं। तो ये जो y था, ये y की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं अपन, चाहे तो लिख सकते हैं n लैम्बडा 1 कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। n की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 5, लैम्बडा 1 हो गया आपका 12,000 एंगस्ट्रॉम, 12 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर, d हो गया 2 मीटर और स्मॉल d हो गया बेटा 2 mm। सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर अपना मीटर में आ जाएगा। इस तरह से y की जो वैल्यू है 2 से 2 कट गया और 12 इंटू 5 60 हो गया, तो आ गया 6 इंटू 10 टू द पावर -3 आ जाएगा, जिसकी वजह से अपना आंसर आ जाएगा 6 mm, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है बोल रहा है ए पैरेलल बीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए नैरो स्लिट। ए फ्लोरेसेंट स्क्रीन इज प्लेस्ड एट ए लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट्स। इफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो बेटा एक्चुअली इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन्स का इंटरफेरेंस पैटर्न या डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है, एक सिंगल स्लिट से है तो डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है अपन स्क्रीन पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन उठ रहा है कि साहब इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है, उसका डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसे आएगा, तो आप मॉडर्न फिजिक्स जब पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका ड्यूल नेचर होता है, पार्टिकल का भी ड्यूल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। जो इनकी वेव नेचर की जो वेवलेंथ होती है उसको दी जाता है डी ब्रोगली वेवलेंथ से, जिसका फॉर्मूला होता है लैम्बडा इज इक्वल टू h/p। h तो आपका प्लैंक कांस्टेंट है और p है बेटा आपका लीनियर मोमेंटम, तो इसको हम लिख सकते हैं h/mv। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ाएंगे, वेलोसिटी अगर इंक्रीज करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज करेगी, क्योंकि वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड नज़र आ रहा है। और वेवलेंथ डिक्रीज करेगी तो बेटा जो पैटर्न था आपका फ्रिंज पैटर्न जो था उसकी आपको पता है फ्रिंज विड्थ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा की होती है, 2 लैम्बडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो अगर लैम्बडा डिक्रीज करेगा तो फ्रिंज विड्थ जो है वो भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। इसका मतलब आपका फ्रिंज विड्थ भी डिक्रीज करेगा और एंगुलर फ्रिंज विड्थ है वो भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा विल बी अनअल्टर्ड, गलत बात है। डिफ्रैक्शन पैटर्न विल नॉट बी ऑब्जर्व्ड, ये वाली बात भी गलत है। एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न विल इंक्रीज, ये वाली बात गलत हो गई। द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा विल डिक्रीज, कौन सा आंसर आएगा बेटा, फोर्थ ऑप्शन आएगा। क्योंकि आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉन भी क्या है, मे बी ड्यूल नेचर है, वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी ऑफ एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पार्ट डिफरेंस इज लैम्बडा इज x इज k, लैम्बडा बीइंग द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो बेटा जहाँ पर डेल्टा एक्स आपको लैम्बडा दे रखा है
वहाँ पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपको दे रखी है के। अब एक बात समझिएगा कि डेल्टा एक्स इजिकल टू लैम्डा बोले तो डेल्टा एक्स इजिकल टू एन लैम्डा जब होता था तो आपका कौन सा इंटरफेरेंस होता था? पक्की बात है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है इसका मतलब ये जो इंटेंसिटी अपने आप में कौन सी इंटेंसिटी बेटा? मैक्सिमम इंटेंसिटी। ठीक है, फिर क्वेश्चन आगे बोल रहा है द इंटेंसिटी ऑफ एट ए पॉइंट वेयर द पार्ट डिफरेंस इज लैम्डा बाय 4 विल बी। तो अब पार्ट डिफरेंस अपन को दे दिया गया लैम्डा बाय 4। अब ना तो ये लैम्डा बाय 2 का इवन मल्टीपल है, ना ये लैम्डा बाय 2 का ऑड मल्टीपल है। इसका मतलब ना तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा ना डिस्ट्रक्टिव होगा। तो हमें इसके लिए पहले अगर इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो पहले हमें फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता था 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, जो हमें देगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाय 4 दैट इज पाई बाय 2। तो फेज डिफरेंस तो आपका पाई बाय 2 आ गया। जो रिजल्टेंट डेंसिटी होती है बेटा YDSC में उसका फॉर्मूला था आई मैक्स आई आर इजिकल टू आई मैक्स कॉज स्क्वायर 5/2। तो अभी हमने आई मैक्स की वैल्यू पता लगाई थी। आई मैक्स की वैल्यू कितनी थी बेटा? के थी। कॉज स्क्वायर 5 की वैल्यू हमने निकाली पाई/2 और पाई/2 के अंदर दोबारा 2 का डिवाइड करेंगे तो ये पाई/4 हो जाएगा। तो के की जगह के आ गया। कॉस पाई/4 बोले तो 45 डिग्री जो होता है 1/√2 होता है और उसका स्क्वायर कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा k/2। k/2 कौन सा ऑप्शन है बेटा? थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बोल रहा है ए बीम ऑफ लाइट 600 नैनोमीटर। तो वेवलेंथ आपको 600 नैनोमीटर दे दी गई है बेटा। फ्रॉम ए डिस्टेंस सोर्स फॉर्स ऑन ए स्लिट ऑफ विड्थ 1 mm। तो स्लिट विड्थ दे रखी है 1 mm। डिस्टेंस सोर्स का मतलब हो गया बेटा जो आपकी लाइट है वो पैरेलल बीम होगी, या आप बोल सकते हैं वेव फ्रंट जो होंगे प्लेन वेव फ्रंट होंगे। इसका मतलब फ्रॉन ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न के बारे में बात चल रही है यहाँ पर। तो कैपिटल डी जो है, जो स्क्रीन की डिस्टेंस दे रखी है यहाँ पर 2 मीटर है। द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क फ्रिंजेस ऑन ईदर साइड ऑफ द सेंट्रल फ्रिंज विल बी। तो आपको पता है जो आपका सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता था उसमें सेंट्रल पे तो क्या बनता है बेटा? मैक्सिमा बनता है और फिर मिनिमा बनता है। तो हमसे एक तरह देखा जाए तो डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क, ये फर्स्ट डार्क आएगा आपका, एक ऊपर की तरफ फर्स्ट डार्क आएगा और एक नीचे की तरफ फर्स्ट डार्क आएगा, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछिए। देखा जाए तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है फ्रिंज विड्थ ऑफ प्राइमरी फ्रिंज। अच्छा, लेकिन यहाँ पर हमें ये देखना है कि यहाँ पर एंगल जो था आपका वो स्मॉल है कि लार्ज है। तो उसके लिए अपन चेक करते थे लैम्डा बाय ए। तो लैम्डा तो अपना हो गया 6 × 10⁻⁻7 मीटर और ए हो गया अपना 10⁻³ मीटर। तो जो लैम्डा बाय ए नंबर आ रहा है अपना, लैम्डा बाय ए जो है वो आ रहा है 6 × 10⁻⁻4 रेडियन। और बेटा पक्की बात है ये स्मॉल एंगल है। स्मॉल एंगल होने का मतलब ये हो गया कि हमारा जो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन था वो डायरेक्टली यहाँ पर वैलिड हो जाएगा। तो बीटा प्राइमरी की जो लेंथ थी वो सीधे सीधे आती थी 2 लैम्डा कैपिटल डी बाय ए। तो 2 लैम्डा की जगह लैम्डा आ गया कितना? 6 × 10⁻⁻7 मीटर। कैपिटल डी आ गया आपका 2 मीटर और स्मॉल ए हमें दे रखा है यहाँ पर 10⁻³ मीटर। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ये अपना आ जाएगा 24 × 10⁻⁻4 मीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 2.4 mm। और 2.4 mm कौन सा ऑप्शन है बेटा? फोर्थ ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसी सीक्वेंस में बोल रहा है इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 स्लिट्स आर 1 mm अपार्ट। मतलब स्मॉल डी जो है बेटा उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1 mm। द स्क्रीन इज 1 मीटर अवे, कैपिटल डी दे रखा है 1 मीटर। ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेव लेंथ 500 नैनोमीटर, तो लैम्डा दे रखा है 500 नैनोमीटर इज यूज्ड। व्हाट विद द विड्थ ऑफ द ईच स्लिट फॉर ऑब्टेनिंग 10 मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट विद इन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट। तो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन में एक्चुअली सिंगल स्लिट और डबल स्लिट के रिजल्ट्स को आपको क्या करने को बोला गया है? कंपैरिजन करने के लिए बोला गया है। तो जो आपका डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था और जो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, सिंगल स्लिट में तो आपको याद है इंटेंसिटी का जो कर्व बनता था ऐसा बनता था कुछ, ये आपका किसका है बेटा? ये तो सिंगल स्लिट का है।
क्वेश्चन चाहता है कि इस सिंगल स्लिट के सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर YDSC के आपके 10 मैक्सिमम बन जाए, मतलब YDSC जो है उसके आपके जो मैक्सिमम बने वो 10 मैक्सिमम बन जाए। ऐसे बना के देखने में तो बड़ा कॉम्प्लेक्स का फील हो रहा है, लेकिन एक्चुअली इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। अगर मैं बात करूँ, ये जो डिस्टेंस है ये बीटा प्राइमरी है सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट की, और यहाँ पर आपको 10 डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के मैक्सिमा चाहिए, 10 आपको फ्रिंजेस चाहिए, तो इसका मतलब दिस शुड बी इक्वल टू 10 टाइम्स बीटा YDSC। तो अगर आपको याद लाया जाए तो बीटा जो प्राइमरी की वृत्त होती है सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में होती है बेटा 2 लैम्डा स्मॉल ए बाय कैपिटल डी। एक्चुअली थोड़ा गड़बड़ कर दी, उल्टा लिख दिया, 2 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल ए एंड 10 टाइम्स YDSC में जो फ्रिंज विड्थ होती है वो क्या होती है बेटा, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो यहाँ पर अगर देखें तो लैम्डा और कैपिटल डी से लैम्डा और कैपिटल डी कट जाएगा, तो स्मॉल ए जो अपना आ जाएगा वो स्मॉल डी बाय 5 आ जाएगा, क्योंकि स्मॉल डी मेरे को यहाँ 1 mm दिया गया है और डिवाइड बाय 5 कर दूंगा तो अपना आंसर आ जाएगा 0.2 mm। तो अगर a इज इक्वल टू 0.2 mm होगा तो जो क्वेश्चन चाहता है वो हो जाएगा। क्वेश्चन क्या चाहता है कि आपके जो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट था उसका जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज थी उसके अंदर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की जो वृत्त है, जो फ्रिंजेस हैं उसकी 10 फ्रिंजेस आ जाएंगी। तो इस तरह से जो अपना आंसर आ जाएगा बेटा, कौन सा आंसर आ जाएगा, 4th आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वेव ऑप्टिक्स के एक्सरसाइज 2 का, वो बोल रहा है ए पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, diffraction is produced by a single slit whose width is a, is of the order of the wavelength of light. If d is the distance of the screen from the slit, the width of the central maxima will be. तो बेटा ये तो सीधे सीधे डायरेक्टली आपसे बीटा 1 प्राइमरी पूछ रहा है, जिसका सीधा सीधे फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई ए। इसके बारे में डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं अगर आप, कैसे आया आपको पता होना चाहिए, नोट्स में पता है, आप वहाँ से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं इसे। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा इसका आंसर आ जाएगा 4th। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बोल रहा है बेटा एट द फर्स्ट मिनिमम एडजस्टेंट टू सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ ए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, द फेज डिफरेंस ऑफ द ह्यूगन वेवलेट फ्रॉम द एज ऑफ द स्लिट एंड द वेवलेट फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द स्लिट इज। तो देखिए होता क्या था, जो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट था उसमें आपको बताया था कि यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स क्या करती हैं बेटा, ओवरलैप करती हैं। ये फर्स्ट वेव है और ये लास्ट वेव है, और अगर आपको क्या चाहिए, आपको मिनिमा चाहिए, यानी आपको कौन सी इंटेंसिटी चाहिए, मिनिमम चाहिए। तो मिनिमम इंटेंसिटी का मतलब आपको कौन सा डिफ्रैक्शन चाहिए बेटा, डिस्ट्रक्टिव डिफ्रैक्शन चाहिए। और आपको बताया गया था डिफ्रैक्टिव डिफ्रैक्शन के लिए जो आपका फेज डिफरेंस होना चाहिए, फेज डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट वेव, ये आपको बताया गया था। ये क्या होता है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है। क्लियर है बात क्या, यहाँ n की वैल्यू बताई गई थी, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, आपको बताया गया था 0 नहीं होती है। लेकिन जो फेज डिफरेंस बताया गया था बेटा किस किस के बीच का था, फर्स्ट एंड लास्ट वेव के बीच में था। तो अगर आप फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा की बात कर रहे हैं, मतलब n इक्वल टू क्या प्लेस करने की बात कर रहे हैं, 1, तो आपका जो फेज डिफरेंस आ जाएगा बेटा वो कितना आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है ये जो फेज डिफरेंस है बेटा किस किस के बीच का है, फर्स्ट और लास्ट के बीच का है। अगर वहीं पर आपसे पूछा जाता फर्स्ट और मिड के बीच का, तो अगर इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस y है तो बेटा फर्स्ट और मिड के फीस का फेज डिफरेंस पक्की बात है कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको जो पूछा गया है वो 5/2 पूछा गया है, और 5/2 अगर आप निकालेंगे तो 2π/2 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, पाई आ जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, कौन सा आंसर आ जाएगा, 4th आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है बेटा 2 स्लिट्स इन YDSC हैव वृत्त इन द रेशियो ऑफ 1:25। तो जो वृत्त है बेटा YDSC में, उसको अगर मैं A1 और A2 से रिप्रेजेंट कर दूं तो आपको 1/25 दे रखी है। और YDSC में आपको बताया भी गया था कि जो वृत्त का रेशियो होता है वही आपके सोर्सेस की इंटेंसिटी का रेशियो भी होता है।
क्योंकि सोर्सेस का एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही सोर्सेस की पावर ज़्यादा होगी, और जितनी पावर ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा इंटेंसिटी होगी। अब हमसे पूछा गया है आई मैक्स बाई एम एन, तो इसको लिखा जाता है बेटा आई वन प्लस रूट आई टू अपॉन रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर। तो अगर मैं आई वन को 1 ले लेता हूँ और आई टू को 25 ले लेता हूँ और इस फॉर्मूले में फिल कर देता हूँ, उसको सिंप्लीफाई करूँगा तो आएगा 1 माइनस 5 अपॉन 1 प्लस 5 अपॉन 1 माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 6 अपॉन माइनस 4 का स्क्वायर। तो बेटा ये 3 हो गया और ये 2 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और -2 का स्क्वायर भी करेंगे तो 4 ही आएगा। तो अपना आंसर जो आ जाएगा 9:4 आ जाएगा, जो कि सेकंड ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे बोला गया है इन डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू सिंगल स्लिट ए द फर्स्ट मिनिमा इज ऑब्जर्व्ड एट 30 डिग्री। तो आपको याद है फॉर मिनिमा जो डेल्टा एक्स का फॉर्मूला हमने क्लास में ड्राइव कराया था, डेल्टा एक्स इजिकल टू क्या था बेटा, ए साइन थीटा था, और वो आएगा ए साइन थीटा इजिकल टू मिनिमा के लिए क्या आने वाला है बेटा, पार्ट डिफरेंस जो था वो आपको बताया था मिनिमा के लिए आने वाला है एन लैम्डा के इक्वल। ठीक है, और यहाँ पर आपको वेवलेंथ जो दे मेंशन की गई है, वेवलेंथ दे रखी है 5000 एंगस्ट्रॉम, दैट इज 5 × 10⁻⁻⁷ मीटर। तो पहली बात तो यहाँ ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जो n = 1 है उसके लिए थीटा = आपको दे रखा है 30 डिग्री, मतलब फर्स्ट ऑर्डर जो मिनिमा आ रहा है 30 डिग्री पे आ रहा है। तो चलिए इसमें वैल्यू फिल करते हैं। तो ए साइन 30 होता है बेटा 1/2 इजिकल टू 1, लैम्डा की वैल्यू आ गई 5 × 10⁻⁻⁷ मीटर। तो यहाँ से जो स्लिट विड्थ आ गई अपने पास वो आ गई 10⁻⁻6 मीटर। तो जो स्लिट विड्थ है वो आपकी 1 माइक्रोमीटर है। क्वेश्चन आगे चाहता है एंगल की पोजीशन, द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा इज ऑब्जर्व्ड एट एंगल। तो फॉर मैक्सिमा के लिए आपको बताया गया था डेल्टा एक्स इजिकल टू कितना आएगा बेटा, ए साइन थीटा इजिकल टू वहीं आ जाएगा 2n + 1 λ/2। और क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर पूछा है इसलिए n की वैल्यू जो फिल करनी है मुझे 1 फिल करनी है। तो a तो मेरा हो गया 10⁻⁻6 मीटर, साइन थीटा एक तरह से अननोन हो गया, और n = 1 फिल करूँगा तो आ जाएगा 3/2 और लैम्डा की जगह आ जाएगा 5 × 10⁻⁻7 मीटर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी मेरी वो आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगा आपके पास 3/4 आ जाएगा, जिससे आपके जो आंसर आ जाएगा एक तरह से देखा जाए तो साइन इनवर्स 3/4। साइन इनवर्स 3/4 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, 4th ऑप्शन हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 10 है बोल रहा है बेटा द इंटेंसिटी ऑफ एट द मैक्सिमम इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज I0। तो एक तरह से आई मैक्स आपको दे रखा I0। डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स इज स्मॉल d दे रखा है 5 लैम्डा, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ। What will be the intensity of in front of one of the slits on the screen placed the distance capital D is equal to 10d, 10 small d। तो ये 50 लैम्डा के इक्वल हो गया। अब एक चीज़ समझे, YDSC में जो 2 स्लिट्स थी आपकी, स्क्रीन तो ये आ गई, सेंटर ऑफ द स्क्रीन ये आ गया, ये डिस्टेंस कैपिटल D हो गई, और बेटा ये डिस्टेंस जो थी वो ये थी स्मॉल d। तो अगर एक स्लिट के एग्जैक्टली सामने जाएंगे तो जो y आएगा वो कितना आएगा, पक्की बात है क्योंकि स्लिट सिमेट्रिकल होती है, इसका मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस एग्जैक्टली क्या होगी, सेम होगी, मतलब ये बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये डिस्टेंस जो आएगी d/2 के इक्वल आएगी। तो y इजिकल टू एक तरह से देखा जाए तो d/2 हो गया, और d/2 कितना आ गया बेटा 2.5 लैम्डा आ गया। तो अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू मुझे पता पड़ गई अगर, तो मैं यहाँ पर पार्ट डिफरेंस का आइडिया लगा सकता हूँ। डेल्टा एक्स का जो हमारा फॉर्मूला था वो था बेटा d कैपिटल बाय स्मॉल कैपिटल D। तो ये डेल्टा एक्स का फॉर्मूला आता था YDSC में। अगर मैं इसको फिर सिंप्लीफाई करता हूँ तो d तो आपका हो गया 5 लैम्डा, y हो गया 2.5 लैम्डा, और कैपिटल D हो गया 50 लैम्डा। तो लैम्डा से लैम्डा कट गया है, 5 से 10 टाइम्स चला गया, और देखा जाए तो λ/4 आ गया फाइनली। तो डेल्टा एक्स इजिकल टू λ/2 है, तो मैं फेज डिफरेंस निकाल सकता हूँ। फाई का फॉर्मूला था 2π/λ × डेल्टा एक्स।
लेमडा की वैल्यू लेमडा बाय 4 डाल दूंगा तो ये पाई बाय 2 आ जाएगा। और बेटा जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आती थी वाईडीएससी में उसका फॉर्मूला था आई आर इज इक्वल टू आई मैक्स कॉज स्क्वायर 5/2। तो आई मैक्स तो क्वेश्चन ने बता ही रखा, आई नॉट है, कॉज स्क्वायर फाई की वैल्यू 90 डिग्री है और बाय 2 करूँगा तो 45 डिग्री हो जाएगा। तो आई नॉट कॉस 45 होता है 1/√2 और स्क्वायर स्क्वायर करूँगा तो अपना आंसर आ जाएगा आई नॉट बाय 2, जो कि कौन सा ऑप्शन है बेटा, फोर्थ ऑप्शन है। जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो बोल रहा है द इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन विद द टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट इन द इंटेंसिटी रेशियो n। तो I1 बाय I2 जो दे रखा है अपन को वो n:1 दे रखा है। तो आपसे यहाँ पर रेशियो पूछा गया आई मैक्स माइनस आई मिन अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिन। और आपको याद हो ये किसका फॉर्मूला था बेटा, ये विजिबिलिटी का फॉर्मूला था। तो जो आई मैक्स होता है वो होता है I1 प्लस I2 प्लस 2√I1I2 और जो आई मिन होता है वो होता है I1 प्लस I2 माइनस 2√I1I2। ऐसे अगर वैल्यू नीचे भी फिल कर दूं प्लस कर दूं यहाँ पर, तो आप देखेंगे ऊपर तो I1I2 से I1I2 कट जाएगा, जबकि नीचे 2√I1I2 से 2√I1I2 कटेगा। ऊपर आपके पास आ जाएगा 4√I1I2 और नीचे आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स I1 प्लस I2, 2 टाइम्स चला जाएगा। तो 2 I1 की जगह मैं फिल कर सकता हूँ n और I2 की जगह फिल कर सकता हूँ 1। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा n+1। सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर तो अपना आंसर आ जाएगा 2√n अपॉन n+1, जो अपना बेटा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, जो अपना फोर्थ ऑप्शन बन जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो बोल रहा है ए लीनियर अपर्चर हुज ब्रेथ इज 0.02 सेंटीमीटर। तो आपको अपर्चर का साइज दे रखा है, स्मॉल ए दे रखा है आपको 0.02 सेंटीमीटर, जिसको आप लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻⁴ मीटर, इज प्लेस्ड इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर। तो जो डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन होती थी वही फोकल लेंथ के बराबर होती थी, वो 60 सेंटीमीटर गिवन है, जिसको आप लिख सकते हैं 0.6 मीटर। द अपर्चर इज इल्यूमिनेटेड नॉर्मली बाय पैरेलल बीम ऑफ वेव लेंथ, लैम्डा दे रखा है बेटा 5 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर है, मीटर बदलेंगे तो आ जाएगा 5 × 10⁻⁷ मीटर। द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट डार्क बैंड ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन विल बी। तो जो फर्स्ट डार्क बैंड आता था आपका, उसकी जो पोजीशन आती थी उसके लिए फॉर्मूला बनता था sin θ इज इक्वल टू a sin θ इज इक्वल टू n लैम्डा, या sin θ इज इक्वल टू n लैम्डा बाय a। और क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट डार्क निकालना है तो n की वैल्यू क्या डाल देंगे, 1 डाल देंगे, तो 1 लैम्डा की जगह आ जाएगा 5 × 10⁻⁷ मीटर और a की जगह आ जाएगा बेटा 2 × 10⁻⁻4 मीटर। सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 2.5 × 10⁻³ रेडियन। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मॉल एंगल है इसलिए हम sin θ को यहाँ पर थीटा के बराबर लिख सकते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं y/d के बराबर। तो y की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2.5 × 10⁻³ रेडियन इंटू d यहाँ पर बेटा अपने पास है 0.6 मीटर। सिंप्लीफाई करेंगे इसको अगर अपन तो ये आ जाएगा 1.5 × 10⁻³ मीटर, जिसको आप लिख सकते हैं 0.15 सेंटीमीटर, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन बन जाएगा बेटा, सेकंड ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है द रेशियो ऑफ रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप फॉर 2 वेवलेंथ λ1 एंड λ2 इज। तो बेटा जो रिजॉल्विंग पावर होती है आपकी, उसका जो फॉर्मूला होता है माइक्रोस्कोप के केस में वो होता है 1 रिजॉल्विंग लिमिट, या आप इसको लिख सकते हैं 2μ sin θ अपॉन 1.22 लैम्डा। इसका मतलब जो रिजॉल्विंग पावर है प्रोपोर्शनल टू होता है 1/λ के। तो अगर आप मैं रिजॉल्विंग पावर फॉर वेवलेंथ λ1 अपॉन रिजॉल्विंग पावर फॉर वेवलेंथ λ2 निकालूंगा, देन इट विल बिकम λ2/λ1 विच इज 6000 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय 4000 एंगस्ट्रॉम विच विल प्रोड्यूस 3:2, जो बेटा कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है।
क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है YDSC एक्सपेरिमेंट को आपने पहले हवा में किया, फिर आपने एक मीडियम में किया, तो आपको पता पड़ रहा है कि एट्थ ब्राइट फ्रिंज जो है मीडियम में है। जो एट्थ ब्राइट जो बनी आपकी, जो आपकी बनी मीडियम में, वो लाई कर रही है जहाँ पर फिफ्थ डार्क बन रहा था एयर का। मतलब इन दोनों की पोजीशन को क्या करना है, सेम करना है। तो बेटा एयर में जो फ्रिंज जो आपका रहा होगा, पोजीशन रहा होगा ब्राइट के लिए, डार्क के लिए सॉरी, तो वो रहा होगा जो डार्क की पोजीशन होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डार्क का होता है आपका 2n+1, सॉरी YDSC में -1 लेता है, 2n-1 β/2, और जो ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन होती है उसका फॉर्मूला होता है n बीटा। तो यहाँ पर अपन बात करें तो ये हो जाएगा आपका फिफ्थ डार्क के बारे में बात कर रहे हैं, तो 2 × 5 -1 बीटा लेंगे एयर में, /2, और यहाँ पर ये आ जाएगा एट्थ ब्राइट की बात कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 8 बीटा मीडियम। तो आपको पता 8 का 8 आ गया। बीटा मीडियम जो होता था आपको बताया गया था बीटा एयर / क्या होता है, म्यू होता है, = ये आ गया 10-1 9/2, और ये आ गया बीटा एयर। बीटा एयर से बीटा एयर कट जाएगा। फाइनली आपका जो म्यू की वैल्यू आपको नज़र आ रही है वो नज़र आ जाएगी यहाँ से 16/9। तो 16/9 जो है आपका क्या आंसर आ गया बेटा, ये आ जाएगा 1.79 के आसपास, 7-8 के आसपास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है 2 पोलराइड P1 P2 आर प्लेस्ड विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो 2 पोलराइड अपन ने इस तरह से रख दिए कि उनके एक्सिस परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। तो एक का अगर वर्टिकल है तो दूसरे का जो एक्सेस होगा बेटा, ट्रांसमिशन एक्सेस जो होगा वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। अच्छा, आपने इस पर अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट कराई है। अनपोलराइज लाइट का मतलब हो गया जिसमें ऑसिलेशन की डायरेक्शन, हर डायरेक्शन पॉसिबल है, वो इसकी इंटेंसिटी I0 है। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसके अंदर एक पोलराइड और रख दिया है बीच में, जिसकी P1 से जो ट्रांसमिशन एक्सेस है उससे जो इसका एंगल है वो 45 डिग्री है। मतलब वर्टिकल से इसका जो एंगल है ये बेटा 45 डिग्री हो गया। तो अगर इसका एंगल नेक्स्ट पोलराइड से देखा जाएगा तो वो भी 45 डिग्री आने वाला है, क्योंकि टोटल एंगल P1 और P2 के बीच का कितना था, 90 था। तो 45 एक आ गया तो दूसरा भी 45 आ गया, सो दैट टोटल एंगल इज 90 डिग्री। अब पहली बात तो ये समझें कि जब आपका अनपोलराइज लाइट पहले पोलराइजर से पास करेगी तो जो आपकी इंटेंसिटी आएगी I1 वो बेटा I0/2 होगी, सीधे सीधे रूल है। तो जब दूसरे पोलराइड से पास करेगी, अच्छा ये तो PPL हो चुका है, और दूसरे पोलराइड से पास होने का जो PPL होगा उसकी इंटेंसिटी जो होगी I2 वो होगी I1 cos² थीटा, माइनस लॉ लगाएंगे तो cos² थीटा की जगह 45 डिग्री आ जाएगा। I1 तो ऑलरेडी I0/2 है, और cos² 45 आपको 1/2 का फैक्टर और देगा, जिसके आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो जाएगी I0/4। अगेन दोबारा जो नेक्स्ट PPL है, जो नेक्स्ट पोलराइड है आपका, उसका ट्रांसमिशन एक्सेस जो है 45 डिग्री पर है। तो फाइनली जो इंटेंसिटी होगी I3 वो होगा I2 cos² 45। तो I2 तो अगेन I0/4 है, और cos² 45 आपको 1/2 का फैक्टर देगा, जिससे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा I0/8। तो यहाँ पर जो आंसर होगा बेटा अपना वो कितना आ जाएगा, I0/8 आ जाएगा, जो कि सेकंड ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट फ्रॉम एयर टू ए प्लेन ऑफ द सरफेस ऑफ द मटेरियल रिफ्रैक्टेड इंडेक्स म्यू एट ए पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट I, it is found that the reflected and refracted rays are mutually perpendicular. Which of the following statement is correct? तो ये तो बेटा ब्रूस्टर लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन है। आपको याद हो कि जब आप पोलराइजिंग एंगल पर इंसिडेंट कराते थे तो रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे जो थी वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हुआ करती थी। अगर आपकी इंसिडेंट रे अनपोलराइज्ड है
तो आपकी रिफ्लेक्टेड रे जो थी वो कैसी होती थी, प्लेन पोलराइज होती थी, और ट्रांसमिटेड रे या रिफ्रैक्टेड रे जो होती थी वो पार्शियल पोलराइज होती थी। ठीक है, बात क्या, जो आई आता था आपका वो आता था tan इनवर्स म्यू। चलिए एक बार ऑप्शन चेक करते हैं। द रिफ्लेक्टेड रे इज पोलराइज्ड विथ इलेक्ट्रिक वेक्टर पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंट। नहीं बेटा, जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द इंसिडेंट है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज विथ इलेक्ट्रिक वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंट्स। तो कौन सा आंसर आएगा, सेकंड आंसर आएगा। और थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन गलत है, ही साफ साफ नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है इन YDSC सेपरेशन डी बिटवीन टू स्लिट्स इज 2 mm। तो स्मॉल डी आपको 2 mm दे रखा है, वेवलेंथ दे रखी है 5896 एंगस्ट्रॉम, डिस्टेंस डी दे रखी है बेटा आपको 100 सेंटीमीटर, या जिसको आप 1 मीटर भी बोल सकते हैं। इट इज़ फाउंड दैट एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज इज 0.2 डिग्री। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ आपको 0.2 डिग्री दे रखी है बेटा। टू इंक्रीज द फ्रिंज विड्थ टू 0.21 डिग्री, तो अल्फा जो है ये 1 बोल देता हूँ, फिर इसको 2 बोल देता हूँ, ये आपको 0.21 डिग्री चाहिए। आपको लैम्डा और डी के साथ कोई चेंज नहीं करना है, आपको केवल स्मॉल डी चेंज करना है। तो बेटा आपको याद हो अल्फा का जो फॉर्मूला था वो क्या होता है, लैम्डा बाय डी होता है। तो अल्फा 2 बाय अल्फा 1 करूँगा तो इट विल बिकम D2 बाय D1, और D1 अपन को दे रखा है 2 mm। तो यहाँ से D2 की वैल्यू भी आ जाएगी, D2 कितना आ जाएगा, D1 इंटू अल्फा 2 बाय अल्फा 1 आ जाएगा। अब D1 तो अपना 2 mm हो गया, अल्फा 2 हो गया 0.21 डिग्री, और अल्फा 1 हो गया 0.2 डिग्री। सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा अपना आंसर आ जाएगा 2.1 mm के आसपास, जो कि कौन सा ऑप्शन है बेटा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है बोल रहा है एन एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप विल हैव लार्ज एंगुलर मैग्निफिकेशन एंड हाई एंगुलर रेजोल्यूशन व्हेन। तो देखिए आपका जो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला था टेलीस्कोप का वो होता है बेटा FO बाय FE, और जो रिजॉल्विंग एंगुलर रेजोल्यूशन होता है आपका, है ना, या रिजॉल्विंग पावर जो होती है आपकी उसका फॉर्मूला था 1.22, उल्टा लिख दिया, उसका फॉर्मूला था D अपॉन 1.22 लैम्डा। तो जो रिजॉल्विंग पावर होती है बेटा वो तो डायमीटर के प्रोपोर्शनल होती है, और जो मैग्नीफाइंग पावर होती है वो फोकल लेंथ के प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑब्जेक्टिव लेंस की, फोकल लेंथ भी ज़्यादा होनी चाहिए और उसकी डायमीटर भी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि फोकल लेंथ जब बढ़ेगी तो मैग्नीफाइंग पावर बढ़ेगी, और जब डायमीटर बढ़ेगी तो उसकी रिजॉल्विंग पावर बढ़ेगी। तो इस तरह से अपना क्या आंसर आ जाएगा, लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज डायमीटर, दैट इज थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है इन YDSC लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर वाज यूज्ड, एंगुलर फ्रिंज विड्थ ऑफ फर्स्ट मिनिमा ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड 1 मीटर अवे इज 0.2 डिग्री। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो होती है वो लैम्डा अल्फा आपको दे रखा है 0.2 डिग्री दे रखा है। व्हाट विल बी द एंगुलर विड्थ ऑफ द फर्स्ट मिनिमा इफ द एंटायर सेटअप इज इमर्ज इनटू द वाटर। तो जैसे आपको बताया जाए, ये तो एयर में आपको दे रखा है, और मीडियम में जो आपको पूछा गया है वाटर में आपसे एंगुलर फ्रिंज विड्थ पूछी गई है। तो बेटा जो वाटर में होगी होगी अल्फा एयर डिवाइड बाय सीधे सीधे क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 0.2 डिग्री डिवाइड बाय 4/3। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0.15 डिग्री, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है इन YDSC देयर इज नो इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन द लाइट फ्रॉम द टू स्लोट्स। तो सही बात है, एक तो इनिशियल फेज डिफरेंस आपको बताया गया था 0 होता है, क्योंकि जो दोनों सोर्सेज होते हैं आपके सिमेट्रिकल रखे गए होते हैं। तो अगर ये S है तो ये S1 है और ये S2 है, तो आपको बताया गया था SS1 इज इक्वल टू क्या होता है, SS2 होता है। इस वजह से आपका इनिशियल फेज डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है। ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन करस्पॉन्डिंग टू फिफ्थ मिनिमम हैज पाथ डिफरेंस। तो डेल्टा एक्स का फॉर्मूला आपको बताया गया था YDSC में, मिनिमम के लिए बताया गया था 2n-1 λ/2, और यहाँ n = 5 फिल करना है क्योंकि फिफ्थ मिनिमम के बारे में बात चल रही है। तो हो जाएगा 2 × 5 - 1 × λ/2, इट इज 10-1, दैट इज 9/2 लैम्डा। 9/2 लैम्डा कौन सा ऑप्शन है बेटा, थर्ड ऑप्शन है।
क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इन द फॉर्म ऑफ अ डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम इज थीटा नॉट। तो एंगुलर फ्रिंज विद अल्फा प्राइमरी दे रखा है आपको। व्हेन द सेम स्लिट इज इल्यूमिनेटेड बाय अनदर लाइट द एंगुलर फ्रिंज विद डिक्रीज बाय 30 डिग्री देन द वेवलेंथ इज। तो बेटा जो आपका बाद में आ गया अल्फा 2 जो हो गया आपका वो 30 डिग्री डिक्रीज कर दिया, बोले तो 1 माइनस 30/100 इंटू अल्फा 1 हो गया, बोले तो 0.7 टाइम थीटा नॉट हो गया। अब आपको ये पता है कि अल्फा जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है। तो अगर आप लैम्डा 2 बाय अल्फा 2 बाय अल्फा 1 करेंगे इट विल बी इक्वल टू लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1, और ये आपको देगा 0.7 थीटा नॉट, ये देगा थीटा नॉट। लैम्डा 2 अननोन है और लैम्डा 1 आपका है 6000 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका जो लैम्डा 2 आ जाएगा वो आ जाएगा 4200 एंगस्ट्रॉम, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन है।